हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैं आपका कंटिन्यू कर रही हूँ हमारे संस्कृत विषय का जो हमने अपना पहला चैप्टर माहेश्वर सूत्र स्टार्ट किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कल मैंने आपको जो माहेश्वर सूत्र हैं 14 माहेश्वर सूत्र उनकी उत्पत्ति के विषय में और वे कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है वो कल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे और इसके आप नोट्स ऑलरेडी बना लेंगे। यहाँ मैं वो सारे एग्जाम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमारे पहले चैप्टर माहेश्वर सूत्र अर्थात संस्कृत की वर्णमाला वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ वो सारे ही पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे कि आपका पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैंने आपके 14 माहेश्वर सूत्र लिख दिए हैं क्योंकि इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र से हम इनसे जो हमारे एग्जाम में पॉइंट बनेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एक बार ही बता दूं, सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्र है। कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किस वाद्य यंत्र से हुई, तो डमरू वाद्य यंत्र के बजने से कुछ ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन्हीं ध्वनियों से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, वो वाद्य यंत्र डमरू किसके द्वारा बजाया गया, तो शिव भगवान के द्वारा वो वाद्य यंत्र डमरू बजाया गया था। ठीक है, और पाणिनि जी के द्वारा उन ध्वनियों को 14 सूत्रों या फिर आप कह सकते हैं 14 खंडों या फिर हम कह सकते हैं 14 भागों में विभाजित किया गया। यही 14 सूत्र संस्कृत की वर्णमाला या संस्कृत के माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। अब वे कौन कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सूत्र है आपका आ ई उ अणा, दूसरा है री लिरा का, उसके बाद अगला सूत्र है तीसरे नंबर का ऐ औ अंग, फिर है ऐ औ चा, पांचवा सूत्र है हैवरट, छठवां सूत्र है ला अणा, सातवां सूत्र है यमंगणम, आठवां सूत्र है झ भया, अगला सूत्र है नौवां घरदश, उसके बाद 10वां सूत्र है जब गढ़ दश। ठीक है, कैसे याद करने में ऑलरेडी कल की वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 के बाद 11वां सूत्र का भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, खफ छटत चट तब, उसके बाद कपई, कपई के बाद श र और उसके बाद हल। ये तो हो गए हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। अब संस्कृत की वर्णमाला के भी क्या है, 2 भाग किए गए। ठीक है, ये संस्कृत की क्या है, वर्णमाला है या फिर आप कह दीजिए माहेश्वर सूत्र। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये संस्कृत की हमारी क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, क्या है, वर्णमाला या फिर माहेश्वर सूत्र। पूरी वर्णमाला और पूरे माहेश्वर सूत्र के कितने भाग किए गए, पूरी वर्णमाला के 2 भाग हुए। ठीक है, कौन कौन से भाग हुए यही समझ लेंगे। पहला भाग हुआ स्वर और दूसरा भाग हुआ व्यंजन। ठीक है, पहला भाग क्या है, स्वर और दूसरा भाग क्या है, व्यंजन। बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब 14 माहेश्वर सूत्रों में अगर बात की जाए सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक की। ठीक है, सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक की, तो यहाँ हमारे क्या है, इन 4 सूत्रों में हमारे स्वरों का समावेशन किया गया है। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्रों में सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक क्या दिए गए हैं, स्वर दिए गए हैं। अगली बात जानेंगे और सूत्र संख्या 5 से 14 तक, सूत्र संख्या 5 से 14 तक क्या दिए गए हैं, व्यंजन वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। कहाँ से कहाँ तक स्वर हैं, सूत्र संख्या 1 से 4 तक स्वर हैं और सूत्र संख्या 5 से लेकर 14 तक क्या है, व्यंजन है। ठीक है, दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच। क्यों कहा जाता है अच, वो भी समझ लीजिए। देखिए संस्कृत में अभी आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रत्याहार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है, माहेश्वर सूत्रों का लघु रूप। क्या मतलब है, माहेश्वर सूत्रों का, माहेश्वर सूत्रों का लघु रूप, माहेश्वर सूत्रों का लघु रूप। अर्थात अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि स्वर को हमने अच क्यों कहा। देखिए क्या है, अ और चा। अब अगर सूत्रों को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए हमारा सबसे पहला वर्ण क्या है, पहले सूत्र का अ, और जो चौथा सूत्र है स्वरों का अंतिम सूत्र वो कहाँ पर फिनिश है, वो आपका खत्म है चा पर। तो जब इन दोनों का एक हमने इनको जोड़कर प्रत्याहार बना दिया तो हमारा क्या प्रत्याहार बन गया,
अच प्रत्याहार बन गया। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि हमने किसी और वर्ड से क्यों नहीं शुरू किया, यहाँ तो बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं। तो देखिए, ये प्रत्याहार हमें नहीं बनानी है, ऑलरेडी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, दिए गए हैं पहले से ही। वो 42 प्रत्याहार ही हमें पढ़ने हैं। हमें अपने मन से किसी भी प्रत्याहार का निर्माण नहीं करना है। जो प्रत्याहार पहले से निर्मित है उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो संपूर्ण स्वरों को बताने वाला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है? अच प्रत्याहार है। इसमें सारे क्या आते हैं? अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। सारे स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है अच? क्योंकि ये आ से शुरू होते हैं और चा वर्ण पर खत्म होते हैं। ठीक है, अगली बात, दूसरा प्रश्न आपका इनकी संख्याओं से बनता है, स्वरों की संख्याओं से। ठीक है, स्वरों की संख्याओं से कैसे प्रश्न बनता है? देखिए, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब वहां देखिए आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आपको उत्तर क्या लगाना है। जो बिल्कुल स्पष्ट संख्या है वो है 9। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। कैसे होती है 9, जरा वो समझेंगे। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, इति रहित, यानी इति शब्दों, इति वर्णों के बिना, इति वर्णों के बिना जो स्वर की संख्या है वो कितनी है? 9 है। ठीक है, और यही मैंने एक और संख्या लिखी है स्वरों की संख्या कितनी भी मानी गई? 13। और 13 के बाद मैंने एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? इति सहित, अर्थात इति वर्णों के साथ में स्वरों की संख्या कितनी है? जब आप 9 और 4 को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अब यही एक प्रश्न उत्पन्न हो गया होगा आप सभी के मन में कि ये इति रहित और इति सहित क्यों लिखा है। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि नहीं तो वो शंका आपके मन में बनी रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। देखिए, एक शब्द लिखा है इति और एक लिखा है इति। ठीक है, इत और इति कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए माहेश्वर सूत्रों में क्या है? 14 माहेश्वर सूत्रों में आपके 3 प्रकार के वर्णों का समावेशन है। एक तो है स्वर, दूसरे है व्यंजन जिनको गिना जाता है। अब तीसरे प्रकार का आपका एक है हलंत वाला वर्ण, अंतिम हलंत वाला वर्ण, या फिर जिसे हम कह देते हैं सूत्रांत वर्ण। अगर आप इन सूत्रों को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से ये प्रतीत हो रहा होगा कि प्रत्येक सूत्र के अंत में क्या है? एक हलंत वाला वर्ण लगा हुआ है। आप कोई भी सूत्र देख लीजिए, सूत्र के अंत में क्या लगा है? एक हलंत वाला वर्ण लगा है। और इसी हलंत वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? इसी हलंत वाले वर्ण को इति या फिर इति वर्ण कहा जाता है। इसे सूत्र का अंतिम हलंत वाला वर्ण कहा जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं सूत्रांत वर्ण। ठीक है, तो इसलिए इन सूत्रांत वर्णों या इति वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। अब 14 कैसे हो गई वो भी समझ लीजिए कि भाई कुल माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में क्या आ रहा है? एक एक इति वर्ण आ रहा है। तो इति वर्णों की संख्या भी कितनी हो गई? 14 हो गई। अगर मान लीजिए आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि इति वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? इति वर्णों की संख्या 14 है। अब बात क्लियर हो गई कि ये इति वर्ण क्या है। अब थोड़ा सा एक बार स्वरों की संख्या पर फिर से दृष्टि डालेंगे। देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा था कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। हमने यहाँ क्यों 9 गिनी वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि नियम हमसे ये कहता है, विद्वानों का ये कहना है कि जब भी आप किसी भी प्रत्याहार के वर्णों को गिनेंगे या माहेश्वर सूत्र के वर्णों को गिनेंगे, तब हमें इति वर्णों को उनके साथ में जोड़ना नहीं है। तो जब हम देखिए, जरा आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी मैं सारी चीज़ें कि हमारा बिल्कुल एक एक बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है और आपको समझ आने वाला है। ठीक है, देखिए अब स्वरों की संख्या हम कितनी कह रहे हैं? 9 कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं कि इति रहित, जब हम इति वर्णों को उनमें शामिल नहीं करते। सबसे स्पष्ट उत्तर यही होगा आपका कि क्या शामिल नहीं होना चाहिए? इति वर्णों को शामिल नहीं करना है स्वरों को गिनते समय। ठीक है, अब गिन लीजिए स्वर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इसमें किसी भी इति वर्ण को नहीं जोड़ा। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी है? 9 है। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में 9 है ही नहीं, तब आप संख्या कितनी लगाएंगे? तब उस स्थिति के लिए आपको संख्या कितनी बताई गई? 13, क्योंकि जब 9 नहीं होगा फिर आपका उत्तर क्या माना जाएगा? 13। तो हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें इस 9 स्वर को जोड़ते हैं और 9 स्वर में जो 4 इति वर्ण दिए गए हैं उनको जोड़ते हैं। देखिए 4 इति वर्ण ये रहे, 9 तो ये स्वर थे
और 4 इति वर्ण ये रहे 1 2 3 4। क्लियर है अब स्वरों की संख्या? आई होप अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपको संख्याओं से। अगर आपसे स्पष्ट ये पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको स्वरों की संख्या बतानी है। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, और उसमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है। इति वर्णों के बिना संख्या कितनी है? 9, और इति वर्णों के साथ संख्या कितनी है? 13। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इति वर्ण क्या है या ये सूत्रांत वर्ण क्या है। अभी इससे भी प्रश्न है, मैं सारी चीजें आपको कराऊंगी, बस आप समझते हुए चलिए पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये स्वरों का इतना मामला खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं जरा व्यंजन वाले पोर्शन पर। ठीक है, देखिए आपकी पूरी वर्णमाला के 2 भाग हैं। पूरे माहेश्वर सूत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। अब व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है पहले वो समझेंगे। तो देखिए सूत्र संख्या 5 से 14 तक क्या शामिल किए गए हैं? व्यंजन शामिल किए गए हैं। अब व्यंजन को क्या कहा जाता है संस्कृत व्याकरण में? तो व्यंजनों को कहा जाता है हल। अब क्यों कहा जाता है हल वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हल भी क्या है? एक माहेश्वर सूत्रों को जोड़कर रखा गया उनका लघु नाम है। हल का मतलब क्या है जरा समझ लीजिए। देखिए 5वें सूत्र का सबसे पहला वर्ण क्या है? हा, और अंतिम वर्ण क्या है? ला। इसलिए संपूर्ण माहेश्वर सूत्र के जो व्यंजन हैं वो किस प्रत्याहार में आ जाते हैं? हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। इसलिए व्यंजनों को क्या कहा जाता है? व्यंजनों को हल कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है व्यंजनों का। अब दूसरी चलेंगे व्यंजनों की संख्या। इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा डाउट हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि हमें संख्या लगानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपका डाउट बिल्कुल खत्म होने वाला है। बस थोड़ा शांति और धैर्य के साथ आप इसको समझेंगे। ठीक है, एक एक बिंदु को बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखिए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ व्यंजनों की संख्या की। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि व्यंजनों की संख्या कितनी लगानी है? आपको 33 लगानी है। जब तक आपके ऑप्शन में 33 मौजूद रहेगा तब तक अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की संख्या कितनी है, एक एक प्रश्न पर ध्यान देंगे प्रश्न में, क्योंकि अगर एक भी शब्द बदलता है तो आपका उत्तर तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, वो कैसे बदलेगा वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, जब तक आपसे केवल ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है? 33 बतानी है। ठीक है, आप इनको काउंट करेंगे तो आपकी संख्या कितनी आएगी? 33 ही आएगी। और कुछ लोगों की हो सकता है 34 आए, तो वो 34 भी आती है। कैसे आती है वो समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहली बात, जो हम व्यंजनों की संख्या पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? इति रहित पढ़ रहे हैं। इन व्यंजनों की 33 संख्याओं में अभी हमने इति वर्णों को जोड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे हमने स्वर की संख्या पढ़ी थी इति के बिना कितनी है? 9, वैसे ही व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ अपने को ध्यान रखना है, जो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, कि हा वर्ण को एक बार जोड़ने पर, यानी कि जो ये हम व्यंजनों की संख्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर लें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा इन माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हा जो व्यंजन वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है व्यंजन के रूप में। किसके रूप में आया है? व्यंजन के रूप में आया है 2 बार, लेकिन इसको गिना एक ही बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि कोई भी वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, देखिए मैं अभी वर्णों की बात कर रही हूँ, स्वर और व्यंजन की। ठीक है, तो अगर वो एक से अधिक बार आया है तो हमें उसे कितनी बार गिनना है? हमें उसे केवल एक बार गिनना है। तो इसलिए नियमानुसार सारे नियमों को देखते हुए जब भी आपसे व्यंजनों की संख्या पूछी जाए इति स्वर के बिना, इति वर्णों के बिना सॉरी, तो अपने को कितनी बतानी है? 33 बतानी है। बस ध्यान ये रखना है 33 में कि हमने क्या किया है? हमने हा वर्ण को केवल एक बार जोड़ा है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि हा वर्ण को 2 बार जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो वो खुद ही जब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हा वर्ण को जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, जब हा वर्ण को 2 बार जोड़ा जाए तो आपको बताना है संख्या कितनी हो जाएगी? 34। ध्यान रखना 33 और 34 जब भी संख्या आप बताओगे, ध्यान रखना अगर वो जब पूछे आपसे कि हा वर्ण को 2 बार जोड़ा जा रहा है तब संख्या बताइए, तब आपको 34 बतानी है। और जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि हा वर्ण को 2 बार जोड़िए, तब तक आपको संख्या कितनी बतानी है? 33 ही बतानी है। ठीक है, अब अगला बिंदु समझेंगे जरा यहाँ पर व्यंजनों की संख्या से संबंधित। देखिए संख्या और संख्या कैसे? इति सहित। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि अब इति सहित व्यंजन स्वरों की संख्या भी तो हमने देखी थी इति सहित।
अब यहाँ भी जरा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे वो डायरेक्टली ये पूछे कि इति सहित व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर सीधा रहेगा 43। कितना रहेगा? 43। मान लीजिए अब ऑप्शन में 43 आंसर ही नहीं है और वो आपसे पूछ रहा है कि इति सहित व्यंजनों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 43 नहीं है, तो फिर अपना जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, कौन कौन सी स्थिति में आपको क्या आंसर बताना है वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर की हैं। जब तक ऑप्शन में 43 ना मिले तब तक आप 44 को टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 33 तो हमारे क्या है? व्यंजन है, और व्यंजनों में 10 इति वर्ण आते हैं। देख लीजिए कैसे आ रहे हैं, क्योंकि व्यंजन हमारा 5वें सूत्र से स्टार्ट है और 14वें सूत्र तक गया है। तो जब आप 5 से 14 तक के इति वर्णों को गिनेंगे तो कितने इति वर्ण आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो जब 33 और 10 इति वर्णों को जोड़ देंगे, क्योंकि वो हमसे व्यंजनों की संख्या कैसे पूछ रहा है? इति सहित, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 43। ठीक है, जब ऑप्शन में 43 नहीं होगा तो फिर कितना ऑप्शन लगाना है? 44। 44 कैसे हो जाती है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि फिर वहां व्यंजनों की संख्या 33 ना जुड़कर कितनी जोड़ी जाती है? 34, यानी कि 34 में हाथ 2 बार शामिल है। ठीक है, लेकिन दोनों बातें मैंने स्पष्ट कर दी। आपको पहले वरीयता देनी है यहाँ 43 को और यहाँ वरीयता देनी है किसे? 33 को। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि स्वरों की हमें संख्या कितनी बतानी है? 9, और व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है? 33। इति सहित स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 और इति सहित व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 43। ठीक है, ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है? सारे प्रश्न यहाँ समझते जाइए। ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है? ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ भी एक और प्रश्न बनेगा। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है? ऐसा कौन सा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपको फिर नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं अब चीजों को और थोड़ा, जो यहाँ से प्रश्न बनता है अपना। ठीक है, चलिए जरा समझेंगे। थोड़ी सी और बातें मैं आपको समझाऊंगी जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए वो कौन सा व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, या तो व्यंजन पूछ सकते हैं या व्यंजन वर्ण पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है? तो वो आपका हा व्यंजन वर्ण है। ठीक है, कहाँ कहाँ आता है? एक सूत्र संख्या 5 में आता है और एक सूत्र संख्या 14 में आता है। ठीक है, किस किस में आता है? एक तो सूत्र 5 में आया है और एक सूत्र 14 में आया है। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक और इसी जैसा प्रश्न बनता है जब आपसे यह पूछा जाए कि वह कौन सा सूत्रांत वर्ण है। देखिए दोनों में अंतर है और प्रश्न आपका आ चुका है, इसलिए वह कौन सा सूत्रांत वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। देखिए दोनों में अंतर है, कहाँ क्या पूछा जा रहा है ये आपको निश्चित करना है प्रश्न को पढ़कर। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्तर गलत होगा। देखिए वो आपसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा है सूत्रांत वर्ण, तो अभी जस्ट ही मैं आपको ऊपर बता के चुकी थी भाई सूत्रांत वर्ण का मतलब क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं? उस इति वर्ण की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक सूत्र के अंत में आता है और जिस पर क्या लगा रहता है? जिस पर हलंत लगा रहता है। ठीक है, यहाँ वो आपसे पूछ रहा है व्यंजन, तो उत्तर करना है हाँ, और वो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? सूत्रांत वर्ण, अंतिम वर्ण। ठीक है, अनुबंध वर्ण, इसके भी कई नाम है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो जब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा सूत्रांत वर्ण है या वह कौन सा अंतिम वर्ण है या वह कौन सा हलंत वर्ण है माहेश्वर सूत्रों का जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, तो जब आप 14 के 14 इति वर्णों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा अड़ा एक ऐसा इति वर्ण है जिसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? जिसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार अर्थात 2 बार हुई है। दोनों उत्तर क्लियर हो गए। जब व्यंजन वर्ण पूछा जाए तो हा बताना है, जब सूत्रांत वर्ण पूछा जाए तो क्या बताना है? अड़ा बताना है। ठीक है, अब कुछ विद्वान विद्यार्थी हैं उनके मस्तिष्क में ये आ रहा होगा कि रा यहाँ भी आया है और रा यहाँ भी आया है, तो रा भी तो 2 बार हो गया, परंतु दोनों में अंतर है। मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ जो रा आया है वो आपका एक व्यंजन वर्ण है और यहाँ जो रा आया है वो आपका एक इति वर्ण है। दोनों वर्णों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। ठीक है, तो ये 2 बार नहीं आया। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि वो व्यंजन ही बताना है जो 2 बार आया था, यहाँ वही सूत्रांत वर्ण बताना है जो 2 बार आया है।
अब इस दृष्टि से अगर आप चेक करेंगे तो इनके अलावा कोई वर्ण आपको नहीं मिलेगा जो एक से अधिक बार आया हो। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर होगी संख्याओं की, ठीक है। इसके आगे कुछ बिंदु और जानेंगे जो आपकी यहाँ से आते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है, जब वर्ण पूछे जाएं तो देखिए वर्ण के दो ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो जब आप माहेश्वर सूत्र के भी स्वर और व्यंजन गिनेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, कुल वर्णों की 42 संख्या आ जाती है, ठीक है। 42 कैसे आती है समझ लीजिए। कुल वर्ण कितने हैं, 42 कैसे हैं, इसमें 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, ठीक है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी माहेश्वर सूत्रों के कुल वर्णों की संख्या। पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों में कुल इति वर्णों की संख्या, तो कुल इति वर्णों की संख्या कितनी है, 14, या कुल सूत्रांत वर्णों की संख्या कितनी है, 14। उसके बाद एक प्रश्न और बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको ध्वनियों की संख्या बतानी है 64, और 64 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो 63, ठीक है। ऑप्शन में होगा एक ही, या तो 64 होगा या 63 होगा, ठीक है। लास्ट बार ही जब ये प्रश्न आया था तो आपके ऑप्शन में 63 था, ठीक है। अब ये 63 कैसे ध्वनियां है वो भी मैं आपको अभी काउंट करवा देती हूँ। तो इतनी बात क्लियर है, जब कुल वर्ण पूछे जाएंगे तो कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण है 42, कैसे हैं, 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है। कुल ध्वनियां कितनी है, तो ध्वनियां आपको वरीयता दोनों ही, देखिए मैंने दोनों बता दिया आपको, 64 और 63। ज्यादातर आपको 63 दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप उसी को वरीयता देंगे। कैसे हैं 63 वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 42 तो आपके क्या हो गए, 9 स्वर और इसमें आपके 33 व्यंजन, ठीक है। इसके बाद 14 आपके क्या हो गए, इति वर्ण हो गए। इसके बाद 4 अयोगवाह वर्ण हो गए, और अगर यहाँ देखिए संयुक्त वर्ण कुछ विद्वान 3 जोड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ 4 जोड़ते हैं। वैसे संस्कृत में ध्यान देंगे कितने हैं, 3 हैं, छ त्र ज्ञा, श्रा को नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। लेकिन अब आजकल जो पुस्तकें आ रही हैं उनमें श्रा को भी जोड़ देते हैं, तो फिर अपनी संख्या कितनी हो जाती है, 64। देखो इन सभी को जोड़ लोगे तो आपका योग कितना आएगा, आपका जो योग आएगा वो 63 आ जाएगा, देख लीजिए। तो इस तरीके से तो ये हो जाती है 63। क्या क्या है एक बार समझ लीजिए, स्वर और व्यंजन 42, 14 इति वर्ण, 4 आपके अयोगवाह वर्ण और 3 आपके संयुक्त, ठीक है, संयुक्त वर्ण। तो ऐसे करके कुल ध्वनियां कितनी है, 63 हैं। 64 कब हो जाएंगी, जब ये संख्या कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है संयुक्त व्यंजनों की, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, छ त्र ज्ञा श्रा हो जाता है, ठीक है। तो फिर संख्या कितनी आ जाती है, तो फिर संख्या आपकी आ जाती है 64। ऐसे 63 और 64 दोनों है, वरीयता ज्यादातर 63 को दी जाती है, ठीक है। वैसे तो एक ही आएगा ऑप्शन में, या तो 63 आएगा या 64 आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपकी संख्या या आपके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं माहेश्वर सूत्र के फर्स्ट चैप्टर से, वो सारे हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। और एक दो बातें और मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपसे माहेश्वर सूत्र की संख्या पूछी जाए आपको हमेशा कितनी बतानी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 ही बतानी है, ठीक है। अभी एक छोटा सा वीडियो और लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको माहेश्वर सूत्रों के और अन्य क्या क्या नाम है वो सब बता दूंगी। तो वो होगा मुश्किल से 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, उसमें माहेश्वर सूत्र के और इति वर्णों के नाम मैं आपको क्लियर कर दूंगी। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, नाम बदलकर पूछ लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, तो अगर हमें नहीं पता होता तो प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या फिर आपके लिए संस्कृत हो। बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।